नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। लोकसभा के बाद अब विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने वाला है। बिसात बीत चुकी है, केवल मोहरे चले जाने हैं। आज सौभाग्यवंश हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता हैं जो 7 बास से बिलोंग करते हैं। आप हैं मोहित मलिक जी, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जिला पार्षद हैं। सबसे बड़ी बात है कि 7 बास जिसमें 9 गांव आते हैं और युवा कांग्रेस नेता है। इनसे एक बेबाक बातचीत करेंगे कि आप कितने यानी कि आश्वस्त हैं कांग्रेस को प्रदेश में लाने के लिए और अपने लिए भी कितने आश्वस्त हैं। आइए इनसे बात करते हैं किन किन इश्यूज़ के ऊपर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे साथ हैं मोहित मलिक जी। सबसे पहले तो मैं हाँसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँसी की आवाज़ के दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। तो हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मोहित जी, आप छात्र काल से ही प्रेसिडेंट रहे, अपने कॉलेज के भी प्रेसिडेंट रहे और फिर जिला पार्षद बने, अच्छे वोटों से बने। अब आपको बड़ी राजनीति में आपने पदार्पण कर दिया है। ये कैसे जहन में आया कि बड़ी ही राजनीति करनी है? देखिए, जब एक स्टूडेंट होते हैं तो एक अपना इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ में। तो मेरा इंटरेस्ट जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर मैंने एंट्री करी चंडीगढ़ में, मैं उस टाइम पे गया था, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो भी विभिन्न इश्यूज़ थे उन पे बात करना या उनसे रिलेटेड कोई भी प्रशासन से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। तो उनमें जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया तो मुझे एक टाइम पे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए और मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो वर्ष 2016 में मैंने वहाँ DAV कॉलेज चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अंतर्गत आता है वहाँ से मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जहाँ स्टूडेंट्स ने मेरे पे भरोसा जताते हुए मुझे वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। और मैंने वहाँ लगातार फिर उसके बाद भी और मेरा कार्यकाल था उसके दौरान भी मैंने स्टूडेंट्स के बारे में, हम स्टूडेंट्स के मुद्दों पर विभिन्न चर्चाएँ की, उनके इश्यूज़ उठाए, वो चाहे किसी भी सत्र के हों। तो मैंने वहाँ से इस राजनीति की शुरुआत की। और राजनीति की शुरुआत जब आप एक स्टूडेंट छात्र राजनीति से करते हैं तो आपको एक सोच समझ और राजनीति के प्रति जो परिपक्वता है वो एक टाइम के बाद आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने वहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत करी। उसके बाद में आपको पता है कि जैसे वर्ष 2019 या 20 में कोविड आया था, तो उसके बीच 2 साल किसी के लिए भी ठीक नहीं था वो समय, क्योंकि हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में ही पूरे माहौल ऐसा बन गया था। तो उस समय कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट था एक राजनीति की तरफ में, मेरा एक सोच थी कि मैं राजनीति करूं और लोगों के मुद्दों में बात करूं। पहले मैं छात्रों की बात करता था, उसके बाद में मैंने मेरे पिताजी से डिस्कस करके या फिर उसके बाद गांव से डिस्कस करके फिर मैंने एक निर्णय लिया कि मैं क्यों ना राजनीति के अंदर एक पंचायत के माध्यम से, तो मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों 7 बास की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी 9 गाँव की, और उसमें आपने निर्णय लिया था कि निर्णय लेना था कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं। उसमें आपने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं और भूपेंद्र हुड्डा जी के सानिध्य में। सीढ़ी दर सीढ़ी की बात ऐसी है कि आप जब भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वो अगर बिल्कुल निचले सत्र से आप स्टार्ट कर करके ऊपर तक जाओगे तो उस जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप कामयाबी हासिल कर रहे हो, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो मैं डायरेक्ट अगर सोचता कि मैं कोई विधानसभा का चुनाव लड़ लूँ या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कोई भी है, तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि लोगों के बीच रह करके उनके इश्यूज़ को देखूँ और मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। फिर आप जो बात मुझे बोल रहे हो कि मैंने जाट धर्मशाला के अंदर उस टाइम पे एक अपना आयोजन किया था, कार्यकर्ता सम्मेलन बोल लीजिए उसको, भाईचारा सम्मेलन बोल लीजिए उसको। तो उसमें मैंने सिर्फ एक बात रखी थी कि मैं अब आगे का निर्णय लेने जा रहा हूँ, तो आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए और युवाओं का साथ चाहिए। तो उसमें भारी संख्या में लोग वहाँ पे आए और मेरा समर्थन देने के लिए उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने बोला कि भाई जैसा भी आप निर्णय लोगे, तो इतना तो उनको भी विश्वास है कि कुछ अच्छा ही निर्णय लूँगा। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैंने फिर उसके बाद में जो मुझे प्रदेश का जो माहौल था और जो देश का माहौल था, वो उसमें बीजेपी के खिलाफ जो लोगों की भावना थी, बीजेपी के जो हर वर्ग परेशान था, तो उसमें मुझे एक उम्मीद की किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और युवा साथी हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व लगा। तो मैंने कांग्रेस पार्टी में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कहते हैं कि 7 बास जिसको आशीर्वाद दे देता है ना वो तर जाता है। हमेशा 7 बास से ही निकलते हैं वोट लेकर।
बहुत ज़्यादा 9 गाँव के वोट एनब्लॉक पड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, एक सात बास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हांसी हल्के का, और इसके अंतर्गत जो भी वोट आता है तो एक आपको पता है कि जब एक वोट बैंक इतना बड़े तादाद में जो वोट बैंक है तो वो एक निश्चित तौर पर की एक भूमिका तो निभाता है कि हांसी विधानसभा के अंदर किसी को एमएलए बनाने में उनकी एक अहम भूमिका रहती है। तो ये तो बहुत ही मैं गर्व भी करता हूँ कि मैं सात बास के किसी गांव में जन्म लिया है, और वहीं भी मतलब कि ये है कि हांसी हल्के में हर गांव की या हर ढाणी की या हर शहर की हर मतदाता की इतनी भूमिका है, लेकिन एक सात बास का एक संगठन है तो उनकी भूमिका उतनी ही है जितनी मतलब कि आप जितना बता रहे हो कि सात बास की एक अहम भूमिका है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। बीजेपी की क्या लेते हैं कि बीजेपी 3 महीने के अंदर नायब सैनी जी ने रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी हैं और 7.5 साल यानी कि लोग बात खरसते रहे। क्या मैं मानते इस हैं बात को कि और बीजेपी करप्शन का भी जीरो करप्शन की भी इस बात बात करती को है। मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। 2 विद्यार्थी हैं, वो अपने तैयारी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी तो शुरू से लगा हुआ अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और एक विद्यार्थी एंड टाइम पर आकर के सारी किताबें देखता है, उसको फिर लगता है कि इतनी किताबें पढ़ूँ कैसे मैं, तो वो पर्चियाँ बनानी स्टार्ट करता है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे पर्चियाँ। लेकिन अब जनता क्या है, जनता जागरूक हो चुकी है, वो पर्चियाँ नहीं चलनी, अब ये पर्चियाँ बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल तक 9.5 साल तक काम नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जनता है, जनता बड़ी जागरूक है। पहले जनता को ये बार बार ठगने का लोगों ने काम किया, लेकिन जैसी जैसे जनता जागरूक हुई, मुद्दों पर बात करने लगी, हर वर्ग को इन्होंने निराश किया। हर वर्ग, उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, दलित भी है, उसके अंदर युवा भी है, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने कभी बात नहीं की। तो आज जनता परेशान है, और इनकी पर्ची जो ये बना रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो कि बार बार ये जो ठगो मतलब कि जो लोगों को ठगने के लिए जो रोज़ के वायदे कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, कभी ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी 6 लाख से क्रीमी लेयर को 8 लाख कर दिया जाता है। तो मैं इनसे एक आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि 9.5 साल तक आपकी सरकार रही, आप अगर क्रीमी लेयर को 8 लाख से 6 लाख तक 9.5 साल रखते हैं, 9 साल 9.5 साल तक आप रखते हैं, और उसको बाद में फिर से आप 6 लाख से 8 लाख कर देते हैं, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये विभिन्न मुद्दे हैं। जनता आज के टाइम पे जागरूक हो चुकी है, मुद्दों के ऊपर राजनीति करना चाहती है, समझदार जनता है, और इसका आपने लोकसभा के अंदर चुनाव के अंदर नतीजा देखा। वो थोड़ा लोगों को भ्रम था कि बीजेपी 400 पार का नारा दे दिया, लेकिन लोगों ने उस बात का ऐसा कर दिया कि ऐसा नहीं है कि आप जनता से ऊपर नहीं है, जनता जनार्दन है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और डायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन है इसके अंदर। तो इलेक्शन के अंदर जनता जनार्दन है, तो जनता ने अपना मत दिया है। हांसी के अंदर आप क्या समझते हैं कि 1000 करोड़, आदरणीय विधायक महोदय कहते हैं कि 1000 करोड़ का मैंने विकास करवा दिया, मुझसे हिसाब ले लीजिए। और हरियाणा मांगे हिसाब, दीपेंद्र जी भी हिसाब मांग रहे हैं, और आप भी हिसाब मांगेंगे हांसी के विधायक से? बिल्कुल बिल्कुल हिसाब देखिए, जनता का एक, मैं आपको बताऊं, जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, जनता का उनके ऊपर एक हक होता है कि आप उनके द्वारा चुने गए हो, तो उनको अब हमारा क्या है कि रिस्पॉन्सिबल टू दी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल है, तो लोगों को रिस्पॉन्सिबल है वो। अब हम उनसे जो आप क्या मांगे, 1000 करोड़ रुपए की, ये बोल रहे कि 1000 करोड़ रुपए लगा दिए हमने। आप मुझे बताओ, यहाँ पे पानी क्या जल भराओ, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है, क्राइम में आप देखिए, व्यापारी कितना परेशान। आज व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी सिर्फ और अमन और चैन तो चाहता है कि हांसी हल्के के अंदर या कहीं भी आप जाओगे तो व्यापारी को क्या चाहिए कि मैं आराम से बैठ करके शांति से अपना बिजनेस करूं, मुझे कोई रुकावट ना आए, किसी प्रकार की परेशानी ना आए, भ्रष्टाचार ना हो और क्राइम ना हो। जब उनको पता है कि जब घर पे बैठे बैठे घर के बाहर खड़े खड़े उनको गोलियां मार रहे हैं, तो किस चीज़ की व्यवस्था? लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। तो ये सारी क्या चौक चौराहे या जगह जगह चौक बना देना इस बात का यानी कि सौंदर्यीकरण कहलाता है या शहर की बहबूदी कहलाता नहीं? है? फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे सौंदर्यीकरण ठीक, अच्छी बात, आपने चौक बनाए, चलो कोई एतराज नहीं, मूलभूत सुविधाएं कोई बात नहीं, चौक बना दिया आपने, लेकिन बेसिक नीड्स क्या है आदमी? बेसिक नीड्स क्या? स्वास्थ्य चाहिए, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, खिलाड़ियों को सम्मान चाहिए, मान चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए। अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सड़कें चाहिए, उमरा से आप हांसी से उमरा जाइए आप, अगर आप, मैं डेली का मेरा रूटीन है क्योंकि मेरे उधर गाँव है तो मैं डेली जाता हूँ, तो वहाँ से आप आधे 20 मिनट का रास्ता है, उसको आप 50 मिनट तक नहीं जा सकते क्योंकि इतने 1.5 फुट इतने गड्ढे हो रखे हैं। तो ये मूलभूत सुविधाएं गांव के रास्ते। अब ये एक बात आओ, जो देहात का जो एरिया है उसके अंदर किसान की लगा लो या शहर की लगा लो, किसी को पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी होती है तो पानी में लोग मरते हैं उसमें। ये तो डिमांड तो यही कर रहे हैं ना कि पानी थोड़ा सा, इतने जो 42 दिन में 45 दिन में जो पानी आता है उसको थोड़ा घटा करके कम दिन में आया जाए। अंतिम प्रश्न है कि विधायक महोदय कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार जीरो कर दिया, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या?
हांसी में भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं, प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है। मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल लिप्त है। भ्रष्टाचार के कितने मुद्दे हैं? भ्रष्टाचार के तो मुद्दे ऐसे हैं कि अभी आपने ये मुद्दा देखा व्यापारियों के साथ, जो विनोद भ्याना जी वहां पर जाकर के उन्होंने ट्रक यूनियन के अंदर जो अपने, आप विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, आप ऐसे कार्य करेंगे तो लोगों को क्या संदेश जाएगा? क्राइम रुकने की जगह क्राइम तो बढ़ा रहे हैं आप किसी से अगर कोई वार्ता करनी है, किसी के ऑर्डर हैं तो आप उनसे बैठ करके वार्ता कीजिए, लेकिन ये कौन सा तरीका है? प्रशासन से बिल्कुल प्रशासन उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार, आप आज देखो हर चीज में भ्रष्टाचार है। इन्होंने किसी चीज में भ्रष्टाचार छोड़ा नहीं। आज नगर परिषद में देखिए, किसी चीज में आप भ्रष्टाचार उठा के देख लीजिए। आम आदमी इतना परेशान है कि पैसे के बिना कोई भी कार्य वो करवा नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा जनता से कि आप, जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रोहतक की उस विधान लोकसभा के अंदर बोला कि मेरे अगर आपको किए हुए कार्य, पुराने किए हुए कार्य मेरे पसंद है तो आप मुझे वोट कीजिए। अगर आपको मेरे किए हुए कार्यों से अगर संतुष्टि नहीं है तो आप मुझे वोट नहीं कीजिए। ये वोट मांगने का तरीका ये है कि इशूज पे वोट मांगिए, जो मैंने विकास के कार्य किए हैं उन पे मुझे वोट दीजिए। तो मैं जनता को बोलना चाहूंगा कि विनोद भ्याना जी के जो यहाँ पे हांसी के अंदर जो भी समस्याएं हैं, आप उनको देखिए। एक बार शहर का दौरा कीजिए, आप गाँव का, देहात का दौरा कीजिए, ढाणियों का दौरा कीजिए, खेतों के अंदर जाइए, रास्तों की हालत दिखाइए, शहर के अंदर पानी का जल भराव दिखाइए। अगर 15 मिनट तक लगातार बारिश हो जाती है तो हमारे शहर के अंदर निकलने की वो नहीं है। पूरा बस स्टैंड भर जाता है, पूरा सारा सब्जी मंडी रोड भर जाता है, पूरा आगे बड़सी गेट से वहां तक पूरा रोड भर जाता है। दीपेंद्र जी की कितनी गुड बुक्स में हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, युवा होने के नाते मैं उनका वो तो युवाओं पे विश्वास भी बहुत रखते हैं। विश्वास भी रखते हैं और बिल्कुल उनकी जो सोच है वो एक, युवाओं को ये चाहते हैं कि राजनीति के अंदर वो अग्रसर हों, आगे आए, ताकि जो युवा है ना, युवा अपनी, जो युवाओं की जो बात आज के टाइम पे, युवा क्या है? युवा हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी वो है। तो युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, तो दीपेंद्र जी को पता है कि युवाओं की मेन भूमिका राजनीति के अंदर, जब तक वो सक्रिय नहीं होंगे, जब तक वो देश का बदलाव नहीं हो सकता। तो बस यही। मलिक साहब, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप धन्यवाद। जुग जुग जिए और इसी तरह राजनीति में आगे कदम रखते रहेंगे। आप जैसे युवा जो आएंगे तो राजनीति में एक स्वच्छता भी आएगी और भ्रष्टाचार को उन्मूलन के लिए भी आपका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। आप जैसों का आशीर्वाद चाहिए सभी का, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि मोहित मलिक जी यानी कि 7 बात से बिलोंग करते हैं और हांसी के लिए, हल्के के लिए इनका दिल धड़कता है, कितने फिट बैठते हैं और कितने अस्वस्थ हैं और क्या कांग्रेस इन पर दाव खेलेगी। एक युवा नेता है, एक छात्र नेता है और एक पंचायत के भी नेता हैं, जिला पार्षद हैं। देखते हैं किस करवट बैठता है, आगे की राजनीति क्या होता है। आने वाला विधानसभा नजदीक आ गया है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।